नमस्कार साथियों, ब्रेन आईएएस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, शिक्षा का विकास। आज यही हमारा टॉपिक रहेगा, शिक्षा का विकास, क्योंकि ईएमआरएस का एग्ज़ाम 17 दिसंबर को है। तो उसमें आपकी जीएस का, आपकी एजुकेशन जीएस और एजुकेशन से ही रिलेटेड उसमें करंट अफेयर्स पूछा गया है। और इसको समझने के लिए हमें शिक्षा का विकास किस तरह से भारत में हुआ था उसको हमें एक बार पॉइंट ऑफ व्यू में देखना पड़ेगा। तो ये क्विक रिवीजन है और इसमें हर एक पहलू को कवर किया गया है। ठीक, तो अभी स्टार्ट करेंगे शिक्षा का विकास। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में प्रारंभिक प्रयास कब हुए थे भारत में। ठीक, तो सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले हमारा रहेगा शिक्षा के क्षेत्र में प्रारंभिक विकास कैसे हुआ। ठीक, तो हम देखेंगे इसमें, जैसे कलकत्ता मदरसा की स्थापना हुई थी 1781 में। किसने की थी? वॉरेन हॉस्टिंग ने, है ना। और इसमें क्या कराने वाला था? तो मुस्लिम कानून और संबंधित विषयों के अध्ययन के लिए क्या हुआ था? कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना हुई थी। सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में प्रारंभिक प्रयास के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक, तो कब हुआ था? 1781 में हुआ था। किसके द्वारा होता? वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। क्या पढ़ाया जा रहा था इसमें? मुस्लिम कानून और संबंधित विषय के अध्ययन के लिए इसका स्थापना करी गई थी। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है आपका एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक है, तो इसमें क्या था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करी गई थी। कब हुई थी? 1784 में। ठीक है, कलकत्ता में हुई है। इसमें प्राच्य अध्ययन, मतलब कि प्राचीन जो भारत था उसके बारे में अध्ययन करना था कि किस तरह से उसमें रिफॉर्म हुए थे, क्या क्या चीज़ें होती रही हैं उधर, तो उसके बारे में अध्ययन था। जैसे आपके प्राचीन वेद है, पुराण है, तो उनके अध्ययन के लिए ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करी गई थी। सन कौन सी थी? 1784 में। किस जगह पर हुई थी? कलकत्ता में। और किस में क्या अध्ययन किया जा रहा था? इसमें प्राच्य अध्ययन को बढ़ावा दिया गया था। और किसने किया था ये? किसके लिए? विलियम्स जोन्स द्वारा, ठीक है, स्थापित किया गया था। ठीक, तो दो हो गए आपके, कलकत्ता मदरसा 1781 और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784। तो कलकत्ता मदरसा 1781 किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने। क्या पढ़ाया गया था? मुस्लिम कानून और संबंधित विषय। फिर दूसरे नंबर पे आती है आपकी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, किस स्थापना 1784, किस कहाँ पर? कलकत्ता में। क्या इसका अध्ययन किया गया था? इसमें प्राच्य इतिहास का अध्ययन किया गया विलियम जोन्स द्वारा। ठीक, फिर तीसरा आता है आपका जेम्स प्रिंसेस। ठीक है, क्या था आपका? जेम्स प्रिंसेस। जैसे जेम्स प्रिंसेस एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक थे। ठीक है, क्या थे? एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक जेम्स प्रिंसेस थे। और इसने प्राचीन भारत की खरोष्टी और ब्राह्मी लिपियों को समझने के लिए जाना जाता है। ठीक है, जैसे प्राचीन भारत की जो खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि आपकी जो अशोक के काल में, जैसे मौर्य काल था, उसमें जो उस प्राचीन में ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि जो लिपि थी उसको पढ़ने का श्रेय किसको जाता? जेम्स प्रिंसेस को जाता। और इन्होंने किसकी स्थापना करी थी? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करी। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट चलेंगे हम संस्कृत कॉलेज पे देखेंगे। तो संस्कृत कॉलेज की स्थापना करी थी 1791 में। ठीक है, किसने, कहाँ पे हुई थी? बनारस में। किसमें? के निवासी जोनाथन डंकन द्वारा की थी। ठीक है, इसको हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए की गई थी। ठीक, तो इसमें क्या पढ़ना है? संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई कब हुई थी? 1791 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बनारस में हुई थी। किसने करी थी? तो वो बनारस के निवासी थे, जोनाथ डंकन द्वारा की थी। ठीक है, और इसमें क्या पढ़ाया गया था? हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के बारे में पढ़ाया गया था। किसमें? संस्कृत कॉलेज में। ठीक है, फिर आता है आपका मदरसा, कलकत्ता मदरसा और संस्कृत कॉलेज की कंपनी के न्यायालय में कानून के प्रशासन में मदद करने के, ये आपके इंपॉर्टेंट में नहीं है तो इसको छोड़ेंगे। वहीं पर देखेंगे वेलेजली ने 1800 ईस्वी में। किसने? वेलेजली ने 1800 ईस्वी में भारतीय भाषाओं और रीति रिवाजों में कंपनी के सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए फोर्ट विलियम्स कॉलेज कलकत्ता की स्थापना की 1802 में। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन बनेगा सिर्फ इतना ही बनेगा कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने करी थी? तो आपको याद रखना है वेलेजली ने करी थी। कहाँ पे करी थी? आपकी कलकत्ता में करी थी। ठीक है, और क्या पढ़ाया जाता है? जैसे भारतीय भाषाओं के रीति रिवाजों में कंपनी के जो सिविल सेवकों का प्रशिक्षण के लिए इसको स्थापित किया गया था। बस इतना ही रखना है। 3 पॉइंट है। वेलेजली ने करा था, 1802 में करा था। फोर्ट विलियम की स्थापना कलकत्ता में, और जो हिंदुओं की भारतीय भाषाएं थी उनके रीति रिवाजों को और जो सिविल सेवक थे उनको प्रशिक्षण करने के लिए किया गया था। ठीक है, बस इतना ही है। फिर नेक्स्ट देखेंगे आता है, इसके बाद में आता है 1813 का चार्टर अधिनियम आया। इसमें क्या कहता है कि अंग्रेजों ने भारत पर प्रथम बार, ठीक है, 1813 के चार्टर अधिनियम में अंग्रेजों ने भारत पर प्रथम बार शिक्षा पर ध्यान दिया। इसमें कंपनी द्वारा प्रतिवर्ष ज्ञान विज्ञान साहित्य शिक्षा आदि को प्रोत्साहित करने के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन किस तरह से बनेगा कि किस अधिनियम के थ्रू 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर दे सकते हैं कि 1813 का अधिनियम था जिसके थ्रू 1 लाख रुपए सालाना खर्च करने का प्रावधान किया था भारतीय शिक्षा पर। ठीक है, फिर उसके बाद में देखेंगे कि 1823 में जो इस छोटी राशि को भी 1823 तक उपलब्ध नहीं कराया गया था। ठीक है, इसको उपलब्ध नहीं कराया था। इस बीच राजा राम मोहन राय जैसे प्रबुद्ध भारतीयों का प्रयास फल फूल रहा था और 1817 में शिक्षित बंगालियों द्वारा स्थापित कलकत्ता कॉलेज के लिए अनुदान स्वीकृत किया गया था, जो पश्चिमी मानविकी और विज्ञान में अंग्रेजी स्थान प्रदान करता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो हम आपको कराते जा रहे हैं। ठीक, फिर आता है सरकार ने कलकत्ता, दिल्ली और आगरा में 3 संस्कृत विद्यालयों की स्थापना करी थी। किसने? सरकार ने। किसकी सरकार थी तब? औपनिवेशिक सरकार है, ब्रिटिश सरकार है। तो कलकत्ता, दिल्ली और आगरा में 3 संस्कृत
संस्कृत महाविद्यालयों की स्थापना करी थी। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि जब जो ब्रिटिश सरकार ने कितने जो संस्कृत विद्यालय थे खोले थे, 3 खोले थे। किस किस जगह पे खोले थे? आपके कलकत्ता, दिल्ली और आगरा में। ठीक है, 3 संस्कृत कॉलेज थे। 1817 से ऊपर की बात नहीं थी। ठीक है, फिर आता आपका प्राच्य एवं पाश्चात्य शिक्षा पर विवाद रहा था। ठीक है, प्राच्य और शिक्षा पर विवाद रहा। इसको इतना नहीं देखेंगे क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं तो उसके सिर्फ उसी को देखेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक, जैसे ये पाश्चात्य के वो दे रखे हैं विचार और प्राच्य विचार दे रखे हैं, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहता। फिर आता है समितियाँ आती हैं। ठीक है, तो समितियाँ कौन कौन सी बनी थी शिक्षा पर? तो जैसे 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना हुई थी। ठीक है, किसने करी थी? वॉरेन हेस्टी के द्वारा थी और मुस्लिम कानून का अध्ययन किया गया था। 1791 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई थी, इसको हिंदी विधि तथा दर्शन का अध्ययन करने के लिए कहा था। और किसने करा था? जॉनाथ डंकन द्वारा। कहाँ पे? आपका कलकत्ता में। किधर? तो एक हुआ था आपका कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता है ना। वहीं आपका 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई, किसी के द्वारा? वेलेजली के द्वारा। भारतीय कानून और परंपराओं के अनुसार सिविल सेवकों का प्रशिक्षण कराना था और 1802 में इसको बंद कर दिया गया। ठीक, वहीं 1813 में चार्टर अधिनियम आता है। 1813 का चार्टर अधिनियम, इसमें आधुनिक विज्ञान क्या है? आधुनिक विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख रुपए का वार्षिक जो वो देना था, वार्षिक खर्च बोला था, लेकिन इसको प्रोवाइड नहीं कराया। फिर आता आपका 1835 में आई थी लॉर्ड मैकाले की रिपोर्ट। ठीक है, इसमें पाश्चात्यवादियों के पक्ष में प्राच्यत्व और विवाद सार्वजनिक समिति पर सामान्य स्थिति अंतर्गत करता है। इसमें अंग्रेजी में पश्चिमी विज्ञान और साहित्य का शिक्षण देने की बात करी गई थी, जैसे कि जो भी शिक्षा देनी है भारतीयों को वो अंग्रेजी माध्यम से देनी है। ठीक, वहीं जन शिक्षा को उपेक्षा की गई और अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत को भी आगे बढ़ाया। ठीक है, वहीं 1843 से 53 ईस्वी में जेम्स थॉमस ने लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, क्यों लेफ्टिनेंट गवर्नर NW प्रोविंस में इसने जो सिफारिश की गई थी वो ग्राम शिक्षा पर सिफारिश थी, स्थानीय शिक्षा पर सिफारिश की थी और राजस्व और लोक निर्माण विभाग के लिए कर्मियों को प्रशिक्षण करना इसमें सुझाव दिए गए थे। ठीक है, वहीं ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। वहीं 1854 में देखेंगे, 54 में आई थी वुड डिस्पैच। ठीक है, वुड डिस्पैच सम्मति आई थी। इसमें क्या कहता है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किस समिति को कहते हैं? तो वुड डिस्पैच समिति है। और किस सन में आई थी? 1854 में आई थी। ठीक है, सरकार जन जन की शिक्षा का उत्तरदायित्व ले, शैक्षणिक संस्थाओं का पदानुक्रमण करे, महिलाएं व्यावसायिक शिक्षा और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर जोर दे, सरकारी संस्थानों में धर्मनिरपेक्ष शिक्षा दे, निजी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान दे, उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी स्कूलों स्तरों तक स्थानीय भाषा की बात कराए। ठीक है, तो वुड डिस्पैच में हमें कौन कौन से पॉइंट हैं? जैसे अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा और इसमें उच्च शिक्षा के माध्यम को किस में रखा गया? अंग्रेजी में, और स्कूल स्तर की जो शिक्षा है वो स्थानीय भाषा में देने की बात करता है। ठीक है, लंदन की तर्ज पर कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं, ये इसने क्या करा था? वुड डिस्पैच ने सिफारिश दी थी। कब आई थी ये समिति? 1854 में। ठीक, फिर उसके बाद में नेक्स्ट बनती है आपकी 1882 से 1883 में हंटर आयोग बना। इसने पहले की योजनाएं जो चल रही थी, जो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की उपेक्षा की थी। ठीक है, 1817 में शिक्षा के विषय को प्रांतों में स्थानांतरित कर दिया गया। किसने करा था? हंटर आयोग ने। किसको? जो शिक्षा है उसके विषय को प्रांतों में स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, और इसने प्राथमिक और माध्यमिक जो शिक्षा है उसकी उपेक्षा की थी। ठीक है, प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा को नुकसान हुआ क्योंकि प्रांतों में पहले से ही सीमित संसाधन थे। आयोग ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर जोर दिया। ठीक है, किस पर जोर दिया? प्राथमिक और माध्यमिक पर जोर दिया। प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा में देने की बात करता है। वहीं प्रारंभिक शिक्षा को नियंत्रित करने के लिए जिला और नगर निगम बोर्ड की स्थापना। माध्यमिक हाई स्कूल शिक्षा हेतु चरण होने चाहिए। साहित्यिक व्यावसायिक विषय होने चाहिए। विषय रूप से शहरों में बाहर महिलाओं के लिए समस्या पर जोर दिया जाता। ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसमें हमें पॉइंट देना है, जैसे प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की उपेक्षा कर गई थी और 1817 में शिक्षा के विषय को स्थानांतरित कर दिया गया था। विषय को प्रांतों में स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय भाषा में रखने की बात करता है ना। वहीं शिक्षा को नियंत्रण करने के लिए जिला और नगर निगम बोर्ड की स्थापना करने की सिफारिश कर गई। फिर उसके बाद में देखते हैं आपके 1904 आता है। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय की समिति की स्थापना होती है। इसमें लॉर्ड कर्जन का विचार था। इसमें भारतीय विश्वविद्यालय अपराधियों और राजनीतिक षड्यंत्रकारियों के अड्डे हो गए हैं। किसने कहा था ये वाली बात? लॉर्ड कर्जन ने कहा था। स्टेट वाइड में पूछ सकता है, जो वास्तव में अंग्रेजी हितों के अनुकूल नहीं है। 1902 में टॉमस रेले की अध्यक्षता आई थी। ठीक है, कब आई थी? 1902 में टॉमस रेल की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया, जो दो सदस्य कितने थे? 2 सदस्य भारतीय, जस्टिस गुरुदास और बनर्जी और सैयद हुसैन विलीग्राम थे। ठीक है, तो सब हमें इसमें क्या याद रखना है कि 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय आया, समिति आई। इसमें लॉर्ड कर्जन का विचार था कि भारतीय विश्वविद्यालय राजनीतिक षड्यंत्रकारी के अड्डे हो गए। ठीक है, वहीं 1902 में कौन सी समिति आई थी? टॉमस रेले समिति आई थी, जो अध्यक्ष थे उसके, है ना।
फिर देखते हैं नेक्स्ट में 1913, जैसे 1904 में रेले कमीशन आया, इसको याद रखना है कि 1904 रेले कमीशन कब आता है तो 1904 में आया। इसमें विश्वविद्यालय की बात करता है और अनुसंधान अध्ययन को बढ़ावा देना। इसमें विश्वविद्यालय शिक्षा पर जोर, अनुसंधान और अध्ययन पर बढ़ावा देने के लिए सदस्यों की संख्या और अवधि कम किया गया। अधिकांश सदस्य सरकार द्वारा नामित थे। ठीक है, कठोर निजी शब्दता जैसे विषय थे इसमें। उच्च विश्वविद्यालय में जैसे आपका उच्च विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए 5 लाख प्रति वर्ष प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखना है। ठीक है, वहीं 1913 का देखेंगे। 1913 में शिक्षा नीति पर सरकार का संकल्प आया, जिसमें 1906 में प्रगतिशील राज्य बड़ौदा ने अपने पूरे प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया था। किसमें? 1906 में। रियासत की तरफ से निःशुल्क शिक्षा थी। प्रांतीय सरकारों से गरीबी और अधिक पिछड़े वर्गों को मुफ्त प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए मांग करी गई थी। किसमें? प्रांतीय सरकारों से गरीबी और अधिक पिछड़े वर्गों को मुफ्त प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए मांग उठने लगी। ठीक है, जिसको आगे चल के जैसे आप देख सकते हो राइट टू एजुकेशन एक्ट। फिर आता है आपका 1917 से 1919, यह आपका सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग। ठीक है, कब आया था ये? 1719 से 1719 में आया था। कौन? सैंडलर विश्वविद्यालय। तो डेट हमें याद रखनी है, डेट को नहीं बोलना है। तो इसमें क्या था? कलकत्ता विश्वविद्यालय की जांच से संबंधित था। सैंडलर जो विश्वविद्यालय जो आयोग था वो किससे संबंधित था? कलकत्ता विश्वविद्यालय की जांच से संबंधित था। इसकी सिफारिश कमोबेश अन्य विश्वविद्यालयों में भी लागू होती है। विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए माध्यमिक सुधार एक आवश्यक शर्त थी। स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक सुधार की बात। इसमें स्कूलों में 12 वर्षीय पाठ्यक्रम की बात करता है। माध्यमिक और इंटरमीडिएट के लिए अलग बोर्ड की स्थापना की बात करी सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग ने। वहीं महिला, वैज्ञानिक, तकनीकी और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर ध्यान दिया और विश्वविद्यालय केंद्रीय एकात्मक आवासीय स्वास्थ्य निकाय बनाने की सिफारिश करी गई थी। क्या थी? विश्वविद्यालय को केंद्रीकृत एकात्मक आवासीय शिक्षण स्वायत्त निकाय बनाने की सिफारिश करता है। वहीं विश्वविद्यालय के नियमों को तैयार करने में कठोर। इस आयोग में 2 भारतीय सदस्य थे, डॉक्टर आशुतोष शर्मा। इस आयोग में 2 भारतीय सदस्य थे। कौन से? डॉक्टर आशुतोष शर्मा मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। ठीक है, वहीं फिर नेक्स्ट देखेंगे 1829 का हार्टोग समिति। कौन सी आई थी आपकी? हार्टोग समिति 1829 में। तो डेट हमें याद रखनी है। इसमें शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए हार्टोग समिति का गठन किया गया था। किसमें? शिक्षा के विकास की रिपोर्ट तैयार करने के लिए हार्टोग समिति का गठन किया गया था। कब करा था? 1929 में। इसमें प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान दिया लेकिन कोई अनिवार्य शिक्षा नहीं थी। ठीक है, किसने? हार्टोग समिति ने प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान दिया लेकिन कोई अनिवार्य शिक्षा नहीं थी। वहीं गुणवत्ता में सुधार के लिए विश्वविद्यालय में चयनात्मक प्रवेश की बात करी। केवल योग्य छात्र ही हाई स्कूल और कॉलेज जाए, अन्य छात्रों को व्यावसायिक कोर्स की तरफ तेज किया जाए। ठीक है, वहीं फिर नेक्स्ट देखेंगे आपका 1944 का है आपका सार्वजनिक शिक्षा योजना। ठीक है, कौन सी? सार्वजनिक शिक्षा योजना कब आई थी? 1944 में। इसका उद्देश्य क्या था? भारत में शैक्षिक स्तर 40 वर्षों के लंदन में प्रचलित शैक्षिक स्तर के बराबर लाना। स्कूल को 2 श्रेणियों में बांटा गया। जैसे 6 से 12 वर्ष के आयु के छात्रों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी गई है। वहीं 11 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए सीनियर स्कूलों। ठीक है, और फिर बात करता है विद्या विषय हेतु, व्यावसायिक शिक्षा हेतु पर्याप्त तकनीक, वाणिज्य, कला, मध्यवर्ती पाठ्यक्रम उन्मूलन। 20 वर्षों में निरक्षरता को समाप्त करना था। आयोग ने शरीर की मानसिक रूप से विकलांगों के लिए शिक्षण, प्रशिक्षण, शारीरिक शिक्षा पर जोर दिया गया था। किसमें? सार्वजनिक योजना में। कब आई थी? 1944 में। उद्देश्य क्या था? इसमें भारत के शैक्षिक स्तर को 40 वर्ष के लंदन में प्रचलित शैक्षिक स्तर को बराबर लाना है। ठीक है, इसमें 6 से 11 वर्ष की आयु के छात्रों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाए और वहीं 11 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए सीनियर स्कूल की सुविधा दी जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका द्वैध शासन के अंतर्गत शिक्षा किस तरह से थी भारत में। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में क्या था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। कौन सा था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत शिक्षा को प्रांतीय मामलों में स्थानित कर दिया गया। सरकार ने शैक्षिक मामलों में प्रत्यक्ष रूपी लेना बंद कर दिया था, जबकि 1902 में स्वीकृति सरकार अनुदान रोक दिए गए थे। ठीक है, वहीं फिर देखेंगे मातृभाषा में शिक्षा का विकास किस तरह से हुआ है। तो 19वीं सदी की शुरुआत में मातृभाषा में शिक्षा की स्थिति खराब थी। ज़्यादा अमीर जमींदारों के योगदान पर निर्भर था। ठीक है, क्या था? निर्भर। वहीं अभी देखेंगे आपके 1835, 1936 और 1838 बंगाल और बिहार में मातृभाषा शिक्षा पर विलियम एडम की रिपोर्ट ने, जैसे आपका है 1835, 36 और 38 है। इसमें बंगाल बिहार में मातृभाषा में शिक्षा पर विलियम एडम की रिपोर्ट ने मातृभाषा में शिक्षा की प्रणाली में दोषों को इंगित किया गया था। ठीक, इसमें मातृभाषा के लिए लेकर फिर आता है 43 से 53। इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में जेम्स जोनाथ डंकन ने उत्तर पश्चिमी प्रांत में प्रयोग के लिए प्रत्येक तहसील में एक मॉडल स्कूल, ठीक है, क्या था? 7 मॉडल स्कूल खोले गए।
है ना। फिर आपका देखेंगे 1853 का देखेंगे। 1853 में क्या हुआ, एक प्रसिद्ध रिपोर्ट में लॉर्ड डलहौजी ने मातृभाषा में शिक्षा के पक्ष में मजबूत राय व्यक्त करी थी। किसमें, लॉर्ड डलहौजी ने, किसके पक्ष में, मातृभाषा के पक्ष में। वहीं 1854 में देखेंगे वुड डिस्पैच किस कब आई थी, 1854 में, है ना। इसमें मातृभाषा शिक्षा के निम्नलिखित प्रावधान किए गए, जैसे मानकों में सुधार करना, सरकारी एजेंसी द्वारा पर्यवेक्षण करना, शिक्षकों का प्रशिक्षित करने के लिए सामान्य स्कूल में मातृभाषा में शिक्षा की, ठीक है, शिक्षा को प्रोत्साहन करना था। ठीक, वहीं आपका 1874 में देखेंगे। 1874 और 71 में 1854 में सरकार ने माध्यमिक और स्थानीय शिक्षा में कुछ ध्यान दिया। मातृभाषा के स्कूलों की संख्या 5 गुना से ज़्यादा वृद्धि करती है। वहीं 1882 में हंटर कमीशन ने माना कि ठीक है। फिर देखेंगे आपके 1802 का, 1802 में आएगा आपकी हंटर कमेटी। कौन सी आई है, हंटर कमेटी। कमीशन ने माना कि राज्य में मातृभाषा शिक्षा के विस्तार और सुधार के विषय में प्रयास करने चाहिए। वहीं जन शिक्षा को जनसाधारण को शिक्षित करने के रूप में देखा गया था। वहीं फिर देखेंगे आपके 1904 में आता है शिक्षा नीति। ठीक है, 1904 में शिक्षा नीति ने मातृभाषा में शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया और इसके लिए अनुदान बढ़ाया गया था। ठीक है, वहीं आता है 1929 में हार्टोग समिति ने प्राथमिक शिक्षा की एक खराब तस्वीर पेश करी। वहीं 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने देसी भाषाओं विद्यालयों का जोरदार समर्थन एवं प्रोत्साहन किया। ठीक, वहीं 1986 में नवीन शिक्षा नीति की घोषणा भारत सरकार ने की। वहीं नई शिक्षा नीति भारत सरकार द्वारा लागू की गई है। कब, 1921 में। वहीं देखेंगे तकनीकी शिक्षा का विकास, जैसे 1847 में रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई। वहीं 1856 में कलकत्ता इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना करी थी। ठीक है, गुंडई कॉलेज और इंजीनियर मद्रास, ठीक है, क्या हुआ, इंजीनियरिंग मद्रास विश्वविद्यालय के संबंध में कर दिया गया था। ठीक है, वहीं 1835 में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के साथ चिकित्सा प्रशिक्षण शुरू हुआ था। ठीक, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम ही छोड़ देते हैं। फिर देखेंगे आपका बेसिक शिक्षा की वर्धा योजना क्या है। क्या था, बेसिक शिक्षा की वर्धा योजना क्या है। इसमें कांग्रेस ने अक्टूबर 1937 में वर्धा शिक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। कब किया था, 1937 में वर्धा शिक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन घोषित किया। वहाँ पारित प्रस्तावों के आलोक में जाकिर हुसैन समिति ने बुनियाद ठीक है। तो नेक्स्ट देखें, जैसे गतिविधियों के माध्यम से सीखना था, है ना। तो आज का जो टॉपिक है ये यहीं पर ख़त्म करते थे, बस थोड़ा सा रह गया है, ये लास्ट टॉपिक है, इसको खत्म करते हैं। फिर ये कंप्लीट हो जाएगा आपका जीएस हिस्ट्री, जो आपकी एजुकेशन हिस्ट्री है। इस योजना में निम्नलिखित प्रावधान करते हैं। ठीक है, कौन कौन से, जैसे पाठ्यक्रम पर बुनियादी हस्तकला का समावेश, स्कूलों को पहले 7 साल निःशुल्क और अनिवार्य देशव्यापी शिक्षा प्रणाली मातृभाषा के माध्यम से, एक कक्षा 2 से 7वीं तक हिंदी में पढ़ाना और केवल कक्षा 8 के बाद अंग्रेजी में पढ़ाना है ना। कक्षा 2 से 7वीं तक हिंदी में पढ़ाना है और केवल कक्षा 8 से के बाद अंग्रेजी में पढ़ाना है। वहीं सेवा के माध्यम से स्कूलों के आसपास समुदाय के साथ संपर्क स्थापित करने वाले, ठीक। वहीं उपयुक्त हस्तकला के उत्पादक गतिविधि के माध्यम से देखेंगे, इसमें इतना कुछ खास है नहीं, तो इसको हम भी छोड़ते हैं। और आपका ये वाला टॉपिक हो गया आपका एजुकेशन जीएस से रिलेटेड कंप्लीट। बस इतना ही जर्नी है, इसको देखना है और अधिक से अधिक शेयर भी करना दोस्तों। और ये AMRS और हॉस्टल वार्डन के लिए रहेगी, ठीक। तो इसको थोड़ा सा सपोर्ट करना। आज के लिए बस नहीं, धन्यवाद।